नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट भी है जिसका नाम हमने ऑन द रडार रखा है और इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि है जीएमआर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी खरीदी है। एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्ड वाइड से यह हिस्सेदारी खरीदी गई है, जिसके बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इनकी हिस्सेदारी 64% से बढ़कर 74% पर पहुंच गई है। 10 मार्च को जब यह खबर आई तो जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर में 74 रुपये 18 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2% की गिरावट के साथ 71 रुपये 50 पैसे पर डे लो के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर टाटा पावर से जुड़ी हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही है। टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक करार किया है जिसके तहत 7000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के ऊपर ये कंपनी कामकाज करेगी और ये करार सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए साइन किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर इस कंपनी की ओर से 49,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। 10 मार्च को टाटा पावर का शेयर 362 रुपये 80 पैसे तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग मामूली बढ़त के साथ 351 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज बीएसई का शेयर फोकस में रहा और फोकस में रहा एनएसई प्रमुख आशीष कुमार चौहान जी के बयान के चलते। एनएसई प्रमुख आशीष कुमार चौहान जी ने कहा कि सभी एक्सचेंजेस पर एक ही दिन एक्सपायरी होनी चाहिए। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। ये मामला इसलिए गर्मा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते एनएसई ने निफ्टी वायदा की वीकली और मंथली एक्सपायरी गुरुवार से बदलकर सोमवार करने का ऐलान किया था। 4 अप्रैल से ये जो निफ्टी वायदा की एक्सपायरी है उससे जुड़े हुए बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे और इन खबरों के बीच में 10 मार्च को बीएसई का शेयर 4.5% से ज़्यादा गिरकर 3,982 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ, जो कि 3,976 रुपये 5 पैसे के डे लो के बेहद करीब था। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी ओपाल को लेकर इस हफ्ते खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। दरअसल दाहेज एसईजी से इस कंपनी ने एग्जिट कर लिया। जी हां, सब्सिडरी कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड यानी ओपाल ने दाहेज एसईजी से एग्जिट करने का फैसला लिया है और एग्जिट करने के बाद 8 मार्च से ये कंपनी घरेलू टैरिफ एरिया यूनिट की तरह ऑपरेट करेगी। 10 मार्च को जब ये खबर आई तो ओएनजीसी का शेयर 235 रुपये तक उछल गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति 4% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 223 रुपये 29 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, शिव नादर ने अपनी बेटी को अपनी कंपनियों की, खासतौर पे जो प्रमोटर कंपनियां हैं उनकी कमान थमाने का फैसला लिया है। शिव नादर ने एचसीएल कॉर्प और वामा दिल्ली का 47% हिस्सा अपनी बेटी को सौंप दिया है। गिफ्ट डीड के जरिए एक ट्रांसफर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जो डील की गई है वो सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में रोशनी नादर अब सबसे बड़ी शेयर होल्डर के तौर पर सामने निकल के आई हैं। 10 मार्च को जब ये खबर आई तो एचसीएल इन्फोसिस्टम के शेयर में करीब 3.5% की बढ़त के साथ 14 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर श्रीराम ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर है, जिसके मर्जर का रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। दरअसल एनक्लेट ने श्रीराम ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर का फैसला बरकरार रखा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने एनसीएलटी के फैसले को एनक्लेट में चुनौती दी थी। श्रीराम ग्रुप के जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के मर्जर से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको एनसीएलटी की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई थी, लेकिन इस फैसले को बाद में इरडा ने एनक्लेट के सामने चुनौती दी थी। इस फैसले के बाद 11 मार्च को मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में हमने देखा करीब 4.5% की मजबूती के साथ 1,086 रुपये 50 पैसे पर जाकर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस हफ्ते 2 खबरों के चलते फोकस में थी। पहली ये कि जियो स्टार ने मर्जर के बाद छंटनी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जियो स्टार ने 1100 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये प्रक्रिया फरवरी महीने में शुरू हुई है और माना जा रहा है कि ये छंटनी की प्रक्रिया जून अंत तक जारी रह सकती है। 11 मार्च को जब ये खबर आई तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1247 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ।
12 मार्च को खबर थी कि रिलायंस जियो ने एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ एक करार किया है। स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट घरेलू ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यह करार किया गया है। थोड़ी चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन उसके बावजूद 12 मार्च को आरएल के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 1255 रुपये 95 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। हालांकि इंट्राडे लो 1244 रुपये का था। अगली खबर देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी एनटीपीसी से जुड़ी हुई है, जिसने झारखंड में बड़ा निवेश करने की योजना बनाई है। एनटीपीसी ग्रीन के साथ मिलकर, यानी कि अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर, इस कंपनी ने झारखंड सरकार के साथ कई सारे एमओयू साइन किए हैं। 96,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए ये एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें न्यूक्लियर, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसको ये कंपनी डेवलप करती हुई नजर आएगी। 11 मार्च को एनटीपीसी ग्रीन के शेयर में 97 रुपये 65 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब 1/4% की बढ़त के साथ 95 रुपये 32 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एबी कैपिटल ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में निवेश बढ़ाया है। जी हां, एबी कैपिटल की ओर से आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और ये निवेश राइट्स इशू के जरिए किया गया है। 11 मार्च को जब ये खबर आई तो एबी कैपिटल के शेयर में 154 रुपये 92 पैसे का लो लगाने के बाद करीब आधा % ऊपर 158 रुपये 60 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, थर्मैक्स ने ब्राजील की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है, एक बड़ी पार्टनरशिप करी है। दरअसल ब्राजील की ओसीक्यू के साथ भारत में नई कंपनी स्थापित करने के लिए थर्मैक्स की ओर से ये करार किया है। सब्सिडरी कंपनी थर्मैक्स केमिकल सॉल्यूशंस की ओर से ये करार किया गया है, जिसमें शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी शामिल है। भारत में एक्रिलिक रेसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पार्टनरशिप की गई है, जिसकी चलते ये नई कंपनी का गठन भी किया गया है और इस नई कंपनी में थर्मैक्स के पास मेजॉरिटी 51% स्टेक होगा और बाकी बचा 49% स्टेक ओसीक्यू के पास होगा। 11 मार्च को थर्मैक्स का शेयर 3,372 रुपये तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.2% नीचे 3,275 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर सीजी पावर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट दो खबरों के चलते सीजी पावर का स्टॉक इस हफ्ते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि किनेट रेलवे सॉल्यूशंस के साथ इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोपल्शन किट्स समेत रेलवे प्रोडक्ट्स की सप्लाई और सर्विसिंग के लिए ये करार किया गया है और इस करार के तहत 400 से 450 करोड़ रुपए का पहला परचेज ऑर्डर भी इस कंपनी को मिल चुका है। 11 मार्च को जब ये खबर आई तो सीजी पावर के शेयर में लगभग 0.3% की मजबूती के साथ 612 रुपये 50 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर हमने क्लोजिंग देखी। 12 मार्च को खबर थी कि कंपनी को रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है और ये मंजूरी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स का रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बिजनेस खरीदने के लिए मिली है, जिसके बाद हमने शेयर में रिएक्शन भी आता हुआ दिखा। 12 मार्च को सीजी पावर के शेयर में 594 रुपये 55 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.1% नीचे 604 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर एचईजी को लेकर है और एचईजी की सब्सिडरी में बड़ा निवेश आने का रास्ता खुल गया है। दरअसल इस कंपनी के बोर्ड ने 250 करोड़ रुपए तक के निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 2 इस कंपनी में निवेश करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है भीलवाड़ा एनर्जी, जिसमें ये 250 करोड़ रुपए तक का निवेश आता हुआ दिखेगा और इस फंड के पास 250 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त निवेश करने का भी विकल्प है और इस डील के जरिए सिंगुलैरिटी फंड के पास इस कंपनी के बोर्ड पर एक डायरेक्टर नियुक्त करने का अधिकार भी आता हुआ नजर आएगा। 11 मार्च को एचईजी के शेयर में 3.25% से ज्यादा की बढ़त के साथ 400 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को लेकर है और एयरटेल ने भी जियो की तरह ही एलन मस्क की कंपनी के साथ करार किया है। कंपनी ने एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ करार किया है। स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट घरेलू ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए यह करार किया गया है। साथ ही खबर यह भी थी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में इस कंपनी ने अपनी 69.94% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है और ये हिस्सेदारी अपनी सब्सिडरी कंपनी ही एयरटेल लिमिटेड को ट्रांसफर की गई है। 12 मार्च को इन दोनों खबरों के चलते एयरटेल के शेयर में 1,716 रुपये 65 पैसे तक उछलने के बाद करीब 1% की गिरावट के साथ 1,647 रुपये 70 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर पीबी फिनटेक पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज यानी अपनी सब्सिडरी कंपनी में निवेश बढ़ाने जा रही है। सब्सिडरी कंपनी पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज में इस कंपनी की ओर से 696 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और ये निवेश अगले वित्त वर्ष यानी कि FY26 में किया जाएगा, जो कि या तो इक्विटी शेयरों या फिर CCPS यानी कि कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयरों के जरिए किया जाएगा। और इस सौदे के बाद पीबी हेल्थ केयर में इस कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 33.63% हो जाएगी। 12 मार्च को पीबी फिनटेक का शेयर 1336 रुपये 20 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% नीचे 1399 रुपये 95 पैसे के स्तर पर हुई।
अगली खबर देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस को लेकर है, जिसने एक कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है। दर्शिता सदन इंडिया हैप्पी होम्स का इस कंपनी ने 100% हिस्सा खरीदा है। 2250 करोड़ रुपए की रकम में इन दोनों कंपनियों का जो सौदा है वो पक्का होता हुआ दिखा है और इस डील के बाद बेंगलुरु में जो इस कंपनी को जमीन और बिल्डिंग मिलेगी, उससे इस कंपनी की डिलीवरी सेंटर में ट्रांसफॉर्म करने की योजना है। 12 मार्च को इस कंपनी के शेयर में हमने देखा करीब 2% की कमजोरी के साथ 3,507 रुपए 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर भी इनफैक्ट एक आईटी कंपनी को लेकर ही है और वो है इन्फोसिस, जिसमें प्रमोटर एंटिटी की ओर से कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि इस कंपनी के जो पूर्व सीईओ हैं, उनकी बेटी श्रुति शिबुलाल ने 494.46 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। 1657 रुपए के औसत भाव पर करीब 30 लाख शेयरों की उनकी ओर से खरीदारी की गई है। 11 मार्च को जब यह खबर आई तो इन्फोसिस के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1667 रुपए पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 12 मार्च को खबर थी कि इस कंपनी के 29.8 लाख शेयरों या 0.07% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। 1577 रुपए के दाम पर 469 करोड़ रुपए की रकम में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी है। गौरतलब बात यह है कि एक दिन पहले ही प्रमोटर एंटिटी की ओर से शेयर खरीदे गए थे और उसके बाद इस कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी और उसके बाद 12 मार्च को इन्फोसिस के शेयर में 1563 रुपए 80 पैसे का लो टच करने के बाद करीब 4.5% की गिरावट के साथ 1590 रुपए 5 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर, गोदरेज एग्रोवेट ने क्रीमलाइन डेयरी का जो बाकी बचा हिस्सा है उसको भी खरीद लिया है। दरअसल क्रीमलाइन डेयरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सीडीपीएल का जो बाकी बचा 48.06% हिस्सा है वो कंपनी ने 930 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि कंपनी के पास पहले से ही सीडीपीएल की 91.94% हिस्सेदारी मौजूद थी और इस डील के बाद अब ये कंपनी होली ऑन सब्सिडरी बन के सामने आएगी। 12 मार्च को गोदरेज एग्रोवेट के शेयर में 767 रुपए 10 पैसे का हाई लगाने के बाद मामूली बढ़त के साथ 736 रुपए 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर नायका को लेकर है, जिसकी नजर अब ब्यूटी और पर्सनल केयर कारोबार पर है। दरअसल इस कंपनी ने नायका एसेंशियल्स के नाम से एक नई सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर कारोबार के ऊपर फोकस करेगी। नई सब्सिडरी कंपनी ई कॉमर्स और रिटेल स्टोर्स के जरिए अपना कामकाज ऑपरेट करेगी। यह कंपनी कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल और परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग और डीलिंग पर खासतौर पे फोकस करेगी। 12 मार्च को नायका के शेयर में 160 रुपए 21 पैसे का लो टच करने के बाद हल्की बढ़त के साथ 166 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर एलआईसी को लेकर है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी घटाने की योजना है। सरकार की 2 चरणों में 2 से 3% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचने की योजना है। दरअसल मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए ये बिक्री की जा सकती है और इस हिस्सा बिक्री से माना जा रहा है कि मौजूदा भाव पर सरकार को 9.5 से 14.5 हजार करोड़ रुपए की रकम मिलने का अनुमान है। फिलहाल सरकार इस कंपनी में 96.5% हिस्सेदारी होल्ड करती है, क्योंकि मई 2022 में आईपीओ के जरिए सरकार ने इस कंपनी में 3.5% हिस्सा बेचा था, लेकिन मई 2027 तक सेबी नियमों के मुताबिक सरकार को पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 10% करनी है, जो कि मौजूदा 3.5% के आसपास है। 12 मार्च को 761 रुपए 45 पैसे का हाई लगाने के बाद एलआईसी के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 743 रुपए 70 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई है, जिसने होली सेल का अनाउंसमेंट किया है। दरअसल इस कंपनी ने S1 रेंज स्कूटर्स के लिए होली फ्लैश सेल की घोषणा की है। S1 एयर पर 26,750 तक और S1 X प्लस जेन 2 पर 22,000 रुपए तक का डिस्काउंट ये कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा S1 जेन 3 रेंज समेत बाकी S1 स्कूटर्स पर इस कंपनी 25,000 रुपए तक के डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। 13 मार्च को जब ये खबर आई तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 51 रुपए 78 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, कोरोमंडल इंटरनेशनल NACL का मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने जा रही है। दरअसल ये कंपनी NACL इंडस्ट्रीज के 53.13% हिस्से को या फिर 10.68 करोड़ शेयरों को खरीदने जा रही है, जिसको लेकर बोर्ड की मंजूरी आ चुकी है। 76 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर NACL इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। 13 मार्च को कोरोमंडल इंटरनेशनल के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ और NACL इंडस्ट्रीज के शेयर में जोरदार तेजी के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। इनफैक्ट 12 मार्च को भी NACL इंडस्ट्रीज का शेयर 12% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा था।
अगली खबर, एनटीपीसी ग्रीन का सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से शुरू हो चुका है। दरअसल इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसने 105 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से शुरू कर दिया है। एमपी के शाजापुर सोलर प्रोजेक्ट का 50 मेगावाट का दूसरा और अंतिम चरण इस कंपनी की ओर से ऑपरेशनलाइज किया गया है। 29 नवंबर 2024 को आपको बता दें, इस कंपनी ने 55 मेगावाट का जो पहला फेज था उसको ऑपरेशनलाइज किया था और अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो चुका है। 13 मार्च को एनटीपीसी ग्रीन का शेयर 98 रुपये 82 पैसे तक उछल गया था, पर कारोबार का अंत हल्की कमजोरी के साथ ही देखने को मिला। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि इंडसइंड बैंक को लेकर है। और इंडसइंड बैंक के लिए नहीं थम रहा बुरी खबरों का दौर। 10 मार्च को खबर थी कि इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आरबीआई की ओर से मंजूरी मिली है। सुमंत कठपालिया का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने को आरबीआई की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन इस कंपनी के बोर्ड ने 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ की दोबारा नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी थी। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने केवल 1 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। 10 मार्च को शेयर ने 881 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो टच किया और करीब 4.25% की गिरावट के साथ 901 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 11 मार्च को खबर थी कि बैंक ने फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में गड़बड़ी का खुलासा किया है। फॉरेक्स डिपॉजिट या बोरोइंग को हेज करने के लिए ये पोजीशन बनाई गई थी। डिटेल्ड आंतरिक प्रोसेस रिव्यू के दौरान इस गड़बड़ी का पता चलता हुआ दिखा है। सितंबर 2023 के लेंडर्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आरबीआई के निर्देशों के तहत ये रिव्यू करवाया गया था, जिसमें पाया गया है कि डेरिवेटिव्स लॉस से मुनाफे पर करीब 1500 करोड़ रुपए का असर होने की आशंका है। दिसंबर 2024 तक इस बैंक के नेटवर्थ पर 2.35% तक असर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। खातों पर असर समझने के लिए इस बैंक ने एक बाहरी जांच एजेंसी की भी नियुक्ति की है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है, जो कि माना जा रहा है FY25 के एंड तक आती हुई दिखेगी। साथ ही खबर यह भी थी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं अशोक हिंदुजा, उन्होंने पूरा सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि शेयर होल्डर पैनिक ना करें और जरूरत पड़ी तो बैंक में पूंजी डालने के लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन 11 मार्च को इंडसइंड बैंक के शेयर में 27% से ज्यादा गिरावट के साथ 656 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि शेयर की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और दिन के दौरान शेयर 649 रुपये तक भी फिसल गया था, जो कि नवंबर 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। 12 मार्च को खबर थी कि बैंक के सीईओ ने कहा है कि Q4 में यानी कि चौथी तिमाही में बैंक के मुनाफे में बने रहने का आश्वासन दिया उन्होंने, और ये भी कहा कि 1520 करोड़ रुपए के ट्रेजरी घाटे के बावजूद ये बैंक मुनाफे में बना रहेगा, इस चीज़ का उन्होंने भरोसा भी दिया। 12 मार्च को शेयर में 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली और शेयर निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ। 13 मार्च को खबर थी कि 2023-24 के दौरान एमडी और डिप्टी एमडी ने 157 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। 24 मई 2023 से 25 जून 2024 तक कठपालिया ने 134 करोड़ में करीब 9.5 लाख शेयर बेचे हैं और इस दौरान कठपालिया ने 34 करोड़ में 3.96 लाख शेयर खरीदे भी हैं। इसी तरह डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने 2023-24 के दौरान 82 करोड़ में 5.5 लाख शेयर बेचे हैं और इस दौरान खुराना ने 25 करोड़ में 2.38 लाख शेयर इस बैंक के खरीदे भी हैं। 13 मार्च को इंडसइंड बैंक के शेयर में मजबूत शुरुआत और 706 रुपये 90 पैसे तक गिरने के बाद करीब 1.5% की गिरावट के साथ 679 रुपये के आसपास कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर जेंसोल इंजीनियरिंग को लेकर है, जिसके शेयर में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस कंपनी को लेकर इस हफ्ते खबर थी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 9 लाख शेयर या 2.37% हिस्सेदारी बेची है और इस लिक्विडिटी का इस्तेमाल कारोबार में निवेश करने पर किया जाएगा, ऐसा प्रमोटर्स की ओर से बोला गया था। 13 मार्च को साथ ही खबर यह भी थी कि पूंजी जुटाने और स्टॉक स्प्लिट को लेकर बोर्ड की ओर से बैठक भी होती हुई नजर आएगी। 10 मार्च को जब ये खबरें आई तो शेयर 305 रुपये 80 पैसे के 52 वीक लो पर जाकर 5% के लोअर सर्किट पर बंद होता हुआ दिखा। 11 मार्च को खबर थी कि प्रमोटर्स ने वारंट्स के जरिए 29 करोड़ रुपए का इस कंपनी में निवेश करने की घोषणा की है। 871 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 4,43,000 इक्विटी शेयरों में तब्दील होने वाले वारंट्स को इस प्रमोटर्स ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन उसके बावजूद इस शेयर में गिरावट नहीं थमी और 11 मार्च को जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 290 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर बीएचईएल को लेकर है, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर को कंपनी के हक में बरकरार रखा है। 115 करोड़ रुपए का अवार्ड और 18% ब्याज मिलने से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो कि कंपनी ने
रतन इंडिया पावर के खिलाफ किया था। 27 जुलाई 2017 को कंपनी के हक में फैसला आता हुआ दिखा था। 10 मार्च को BHEL के शेयर में 200 रुपये 38 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 3.25% नीचे 191 रुपये 59 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप की 2 कंपनियां इस हफ्ते फोकस में रही। पहली है अदानी एनर्जी, जिसका फिच रेटिंग्स ने आउटलुक नीचे कर दिया है, कम कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने अदानी एनर्जी के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है। यूएस की जांच में गवर्नेंस से जुड़ी कमजोरी आ सकती है, जिस वजह से फिच रेटिंग का मानना है कि इस कंपनी के जो वित्तीय स्थिरता है उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है। 10 मार्च को अदानी एनर्जी के शेयर में 738 रुपये का लो लगाने के बाद करीब 1.5% की मजबूती के साथ 758 रुपये 10 पैसे पर जाकर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। 12 मार्च को खबर थी कि अदानी ग्रीन ने आंध्र प्रदेश में 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अदानी सोलर एनर्जी AP8 ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्लांट शुरू होने से अदानी ग्रीन की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 12,591 मेगावाट पर पहुंच गई है। 12 मार्च को अदानी ग्रीन के शेयर में करीब 4.25% की बढ़त के साथ 854 रुपये 90 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 806 रुपये 35 पैसे तक भी फिसल गया था। अगली खबर, नेक्टर लाइफ साइंसेज के शेयर में लग रहे हैं लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट। दरअसल मोहाली की API मैन्युफैक्चरिंग इकाई को 7 आपत्तियां जारी की गई हैं और ये 2 एजेंसियों की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें EDQM और AEMPS के नाम शामिल हैं और इन आपत्तियों में 4 आपत्तियां बहुत ही क्रिटिकल हैं। आपको बता दें कि EDQM यानी कि यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर और उसके साथ साथ AEMPS यानी कि स्पेनिश एजेंसी ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल्स डिवाइसेस की ओर से यह जांच की गई थी, जिसके बाद ये आपत्तियां पाई गई हैं और स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। 11 मार्च को नेक्टर लाइफ साइंसेज के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर ओपनिंग हुई और कारोबार का अंत भी 5% नीचे 26 रुपये 37 पैसे के स्तर पर हुआ। इनफैक्ट इस खबर के आने से पहले 10 मार्च को भी शेयर 5% के लोअर सर्किट पर ही जाकर बंद हुआ था। अगली खबर, केन्स टेक्नोलॉजीज के MD पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है। दरअसल MD रमेश कुनिकनन को सेबी की ओर से एक शोकोज नोटिस जारी किया गया है। मार्च 2023 तिमाही के नतीजों में SST यानी कि स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस के मेंटेनेंस से जुड़े उल्लंघन का ये मामला है, जिसको लेकर सेबी की ओर से इस कंपनी के MD को एक शोकोज नोटिस जारी किया गया है। जब ये खबर आई कि शोकोज नोटिस जारी किया गया है तो स्टॉक में हमने नेगेटिव रिएक्शन बनता हुआ दिखा। शुरुआती कुछ मिनटों में ही इस शेयर में हमने देखा काफ़ी नीचे तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन 1% की कमजोरी के साथ 4,248 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली और दिन के दौरान ये शेयर 3,898 रुपये तक भी फिसल गया था। अगली खबर सरकारी कंपनी इरडा को लेकर है, जिसको RBI से बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। दरअसल RBI ने कंपनी की अर्जी को स्वीकार नहीं किया है। नेपाल के पावर प्रोजेक्ट में इक्विटी निवेश से जुड़ी हुई अर्जी खारिज कर दी गई है। 900 मेगावाट के अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का ये मामला है। इस मामले में कंपनी दोबारा अर्जी दाखिल करेगी, ऐसा कंपनी की ओर से बयान निकल के सामने आया। लेकिन 10 मार्च को इरडा के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 143 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 150 रुपये 50 पैसे पर भी पहुंचता हुआ दिखा था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की ओर और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट में और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि एथर एनर्जी से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की ओर से समर्थित है और माना जा रहा है कि कम वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी IPO ला सकती है। इस हफ्ते ही ये कंपनी अपडेटेड DRHP दाखिल कर सकती है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबरें निकल के सामने आई। अप्रैल महीने की शुरुआत के पहले हिस्से में ही ये कंपनी अपना IPO ला सकती है और माना जा रहा है कि लक्ष्य से कम वैल्यूएशन पर ये IPO आ सकता है। पहले वैल्यूएशन का अनुमान $2 अरब लगाया जा रहा था, अब उसे घटाकर $1.6 अरब कर दिया गया है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। इस IPO के जरिए कंपनी की 3,700 से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें 3,100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा और 900 करोड़ रुपए के शेयर OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही अपने काम की खबरों को आप हमारी वेबसाइट मनी 9 लाइव पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड एंड होप यू हैड अ वेरी हैप्पी होली।